द डीप डाइव में स्वागत है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम अलग-अलग स्रोतों, शोध पत्रों और ऐतिहासिक अदालती फैसलों के ढेर से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां निकालते हैं। और आज के इस गहन अध्ययन का जो मुख्य विषय है वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और विशेष रूप से अधिकार त्याग के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के बारे में। हाँ, और चर्चा मुख्य रूप से इस एक सवाल पर केंद्रित होगी कि क्या इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से खुद के ही मौलिक अधिकारों को छोड़ सकता है? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि मुझे मेरे अधिकार नहीं चाहिए? यही तो सबसे बड़ा कानूनी पेच है। और इस विश्लेषण के लिए हमने कुछ बहुत ही अहम दस्तावेजों को आधार बनाया है, जैसे 1959 का बशीर शरनाथ केस, 1954 का बेहराम खुर्शीद केस और साथ ही संविधान सभा की बहसों से जुड़े कई अहम दस्तावेज। और देखिए, शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी सरकार या संस्था का पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हम विशुद्ध रूप से इन ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक निष्पक्ष कानूनी विश्लेषण कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि अधिकार एक निजी संपत्ति की तरह होते हैं। मतलब मुझे जो मिला है मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। हाँ, आम धारणा तो यही है कि अगर मेरा अधिकार है तो मैं उसे इस्तेमाल करूं या फेंक दूं, मेरी मर्जी। लेकिन इन दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि संवैधानिक वास्तविकता इससे काफी अलग है। दरअसल इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि कैसे एक लिखित संविधान अपने नागरिकों को खुद उनके ही गलत या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचाता है। मतलब संविधान हमें खुद हमसे ही बचा रहा है? एक तरह से हाँ। आमतौर पर हम राज्य या सरकार को एक बहुत ही शक्तिशाली संस्था के रूप में देखते हैं जो हमारे अधिकारों को सीमित कर सकती है, और संविधान उस शक्ति के खिलाफ हमारी ढाल है। बिल्कुल, एक मजबूत ढाल। लेकिन जरा सोचिए, कानूनी और दार्शनिक रूप से स्थिति तब कितनी पेचीदा हो जाती है जब कोई नागरिक खुद आगे बढ़कर उस ढाल को नीचे रखने की पेशकश करता है। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जो स्रोत आज हमारे सामने हैं वे इसी बात की गहराई में जाते हैं। वे बताते हैं कि मौलिक अधिकार केवल किसी व्यक्ति के निजी फायदे या सुविधा के लिए नहीं बने थे। वे दरअसल एक बहुत बड़ी सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी का अटूट हिस्सा हैं, जिस पर पूरे देश का लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा है। तो इस ढांचे को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले हमें अनुच्छेद 13 की संरचना को समझना होगा। हाँ, आर्टिकल 13 को समझे बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का सबसे बड़ा दारोमदार इसी अनुच्छेद पर है। अगर मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में कहूं तो अनुच्छेद 13 संसद और राज्य विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्ति पर एक स्पष्ट सीमा, एक ब्रेक लगाता है। एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि हमारी जो विधायी संस्थाएं हैं वे कोई भी ऐसा नियम या कानून न बनाए जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और अगर हम इस ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो दस्तावेजों में बताया गया है कि अनुच्छेद 13 को मुख्य रूप से 2 अलग-अलग कालखंडों से निपटने के लिए बनाया गया था। मतलब आजादी से पहले और आजादी के बाद। एकदम सही। इसका पहला हिस्सा अनुच्छेद 13(1) उन तमाम कानूनों से निपटता है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले के हैं। क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो रातों रात अंग्रेजों के बनाए सारे कानून खत्म तो नहीं किए जा सकते थे ना। ऐसा करने से तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा जाती। वही तो, इसलिए अनुच्छेद 13(1) ने एक फिल्टर का काम किया। इसने ये तय किया कि ब्रिटिश काल का कोई भी कानून अगर नए संविधान के मौलिक अधिकारों के असंगत है तो वो उस हद तक शून्य या कानूनी भाषा में कहें तो वॉइड माना जाएगा। और दूसरा हिस्सा अनुच्छेद 13(2) है ना? हाँ, जो भविष्य की सरकारों के लिए एक सीधा निर्देश है कि वे आगे चलकर कोई भी ऐसा नया कानून नहीं बनाएंगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। और मेरे ख्याल से इसी से हमारी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की वो अहम शक्ति मिलती है जिससे वे विधायिका के फैसलों को परख सकते हैं। बिल्कुल। अब इन दस्तावेजों में उस हद तक शून्य होने की बात को बहुत विस्तार से समझाया गया है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसे हम एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सेब से भरी एक टोकरी है। ठीक है। और उस टोकरी में सिर्फ एक सेब खराब हो गया है। तो ऐसे में कोई भी समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो सिर्फ उस खराब सेब को निकालकर बाहर फेंक देगा। पूरी की पूरी टोकरी तो नहीं फेंकेगा ना? बिल्कुल नहीं। कानूनों की समीक्षा करते समय अदालतें भी बिल्कुल यही सेब वाली अप्रोच अपनाती हैं।
पूरे के पूरे कानून को रद्द करने के बजाय सिर्फ उस हिस्से को अलग किया जाता है जो असंवैधानिक है। और कानूनों के संदर्भ में ये सेब वाला उदाहरण 1950 के ऐतिहासिक ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले पर एकदम सटीक बैठता है। ओह, ये तो आजाद भारत के बिल्कुल शुरुआती दिनों का मामला है। हाँ, जब देश की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर बहुत सी चिंताएं थीं। उस समय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक निरोध अधिनियम 1950 लागू किया गया था। इस कानून की धारा 14 सबसे ज्यादा विवादित थी। धारा 14 क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया जाता है तो वो अदालत में अपनी हिरासत के कारणों का खुलासा नहीं कर सकता। ये तो सीधे तौर पर अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के मौलिक अधिकारों का हनन है। अदालत में अपनी बात रखने और हिरासत का कारण जानने का अधिकार तो मतलब न्याय की सबसे बुनियादी शर्त है। और इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने गहराई से विचार किया। अदालत के सामने सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या सिर्फ धारा 14 की वजह से पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए? यहीं पर वो सेव वाला सिद्धांत काम आया होगा। जी हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। कोर्ट ने कहा कि पूरा कानून असंवैधानिक नहीं है, बल्कि सिर्फ धारा 14 मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रही है। चूंकि धारा 14 को बाकी कानून से आसानी से अलग किया जा सकता था, तो कोर्ट ने केवल उसी हिस्से को शून्य घोषित कर दिया और बाकी कानून को बचा लिया। बिल्कुल, अदालतें पूरे कानून को तभी रद्द करती हैं जब बुरा हिस्सा और अच्छा हिस्सा आपस में इस कदर गुंथे हों कि उन्हें अलग करने पर कानून का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाए। खैर, खराब हिस्से को काटकर अलग करने का ये सिद्धांत तो काफी स्पष्ट है, लेकिन शोध पत्रों में एक और बहुत ही रहस्यमयी सी कानूनी अवधारणा का जिक्र है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत। ये कानूनी व्याख्या का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि दस्तावेजों के अनुसार असंगत हो चुके कानून हमेशा के लिए मरते नहीं हैं, बल्कि वे एक तरह की सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, ग्रहण का सिद्धांत ये प्रस्थापित करता है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण शून्य हुए हैं, वे जन्म से ही मृत यानी वॉइड एब इनिशियो नहीं होते। मतलब वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, वे बस मौलिक अधिकारों की मजबूत रोशनी के सामने एक छाया के पीछे छिप जाते हैं। वे कानून की किताबों में मौजूद रहते हैं, बस सुप्त या कह लीजिए कोमा की स्थिति में होते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कहीं गायब नहीं होता, बस चंद्रमा के पीछे छिप जाता है और ग्रहण खत्म होते ही फिर से चमकने लगता है। बिल्कुल सटीक। तो ये तो एक बहुत ही अहम बिंदु हुआ। इसका सीधा अर्थ तो ये निकला कि अगर भविष्य में संविधान में कोई संशोधन किया जाए और मौलिक अधिकारों की वो अड़चन हटा ली जाए, तो वो सोया हुआ पुराना कानून अपने आप फिर से जाग जाएगा और पास कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है हमारे पास? बहुत अच्छा उदाहरण है 1955 का भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला। इसकी पृष्ठभूमि बहुत रोचक है। बरार मोटर वाहन अधिनियम 1947 राज्य सरकार को मोटर व्यवसाय पर पूरी तरह से एकाधिकार यानी मोनोपोली देता था। ठीक है। जब 1947 में ये बना था, तब तो ये पूरी तरह वैध था, क्योंकि तब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। लेकिन 1950 में संविधान लागू होते ही ये कानून अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से टकरा गया। तो इसका मतलब उस कानून पर ग्रहण लग गया और वो सुप्त हो गया। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 19 में बदलाव किया गया और राज्य को कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार की अनुमति दे दी गई। ओह, तो जैसे ही ये संवैधानिक अड़चन हटी, बरार मोटर वाहन अधिनियम पर लगा ग्रहण भी हट गया होगा। बिल्कुल, और वो बिना कोई नया कानून बनाए फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया। ये तो बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। और इसी सिद्धांत से जुड़ा एक और कानूनी पेंच अंबिका मिल्स केस 1974 के दस्तावेजों में मिलता है, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। अंबिका मिल्स मामले की फाइंडिंग्स सच में बहुत गहरी हैं। ये मामला दिखाता है कि कैसे एक सुप्त कानून एक ही समय में किसी के लिए मृत हो सकता है और किसी दूसरे के लिए पूरी तरह जीवित। मतलब चूंकि संविधान के कई मौलिक अधिकार विशेष रूप से केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। हाँ, जैसे अनुच्छेद 19। तो जो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकराने के कारण शून्य हो जाते हैं, वे गैर नागरिकों या विदेशी कंपनियों पर उसी रूप में लागू रह सकते हैं। अंबिका मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये विश्लेषण कानूनी बारीकियों की पराकाष्ठा है।
इस मामले में गुजरात के एक लेबर वेलफेयर फंड एक्ट को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में माना कि ये कानून कुछ हद तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ था। तो नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता, सही। लेकिन अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक कंपनी या कॉरपोरेशन को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं है। कंपनी के पास अनुच्छेद 19 के तहत व्यापार की स्वतंत्रता का वो मौलिक अधिकार नहीं होता जो एक आम नागरिक के पास होता है। तो इसका मतलब जिस कानून पर नागरिकों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का ग्रहण लगा हुआ था, वही कानून उस कंपनी के लिए पूरी तरह से वैध और सक्रिय माना गया। बिल्कुल। ये साबित करता है कि कोई भी कानून निरपेक्ष रूप से शून्य नहीं होता, बल्कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस पर लागू किया जा रहा है। कानूनों का ये संतुलन सच में कमाल का है। खैर, इन सिद्धांतों के बाद अब हम दस्तावेजों के उस सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो आज के अध्ययन का मूल विषय है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, यानी अधिकार त्याग का सिद्धांत। ये इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में वेवर की परिभाषा बहुत स्पष्ट दी गई है। जानबूझकर और स्वेच्छा से अपने किसी ज्ञात अधिकार या दावे को छोड़ देना। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने अधिकार की पूरी जानकारी है, उस पर कोई दबाव नहीं है, फिर भी वो स्वतंत्र रूप से ये निर्णय लेता है कि उसे उस अधिकार का लाभ नहीं चाहिए। और इस सिद्धांत की जड़ें मुख्य रूप से अमेरिकी न्याय प्रणाली में पाई जाती हैं। अमेरिकी संविधान और वहां की अदालतों का ढांचा कुछ ऐसा है कि वहां नागरिक कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहां अधिकारों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चरम रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन भारतीय कानूनी दस्तावेजों और संविधान सभा की बहसों का अध्ययन करते हैं तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत नजर आता है। भारत में मौलिक अधिकार केवल किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति या निजी सौदेबाजी का विषय नहीं है। वे एक बहुत बड़े नैतिक और संवैधानिक ढांचे का हिस्सा हैं, जिसे हमने शुरुआत में सार्वजनिक नीति कहा था। हाँ, ये ढांचा पूरे समाज को एक साथ बांध कर रखता है और राज्य की शक्तियों को सीमित करता है। भारतीय न्यायपालिका ने इस अंतर को 1954 के बहराम खुर्शीद पेसिकाका बनाम बॉम्बे राज्य के मामले में बहुत ही स्पष्टता से रेखांकित किया था, और इस मामले की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, ये तत्कालीन बॉम्बे राज्य के शराबबंदी कानून से जुड़ी है। 29 मई 1951 को बहराम खुर्शीद, जो खुद एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे, अपनी जीप से जा रहे थे और उनकी गाड़ी से 3 लोगों को टक्कर लग गई, जो कि एक गंभीर दुर्घटना थी। दुर्घटना के बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने पाया कि वे पूरी तरह नशे में धुत तो नहीं थे, लेकिन उनकी सांसों से अल्कोहल की गंध आ रही थी। इसके आधार पर उन पर बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के तहत बिना परमिट शराब पीने का आरोप लगाया गया। अब यहाँ अदालत में बहराम खुर्शीद का बचाव बहुत तकनीकी था। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने अल्कोहल लिया था। तो उन्होंने बचाव कैसे किया? उनका कहना था कि उन्होंने कोई प्रतिबंधित शराब नहीं पी थी, बल्कि एक मेडिकल सिरप या दवा का सेवन किया था जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। अच्छा। और यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेश था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक अन्य मामले में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित कर चुका था जहां तक वो कानून मेडिकल और टॉयलेटरी यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में अल्कोहल के इस्तेमाल पर रोक लगाता था। मतलब दवा के रूप में अल्कोहल लेना अपराध नहीं था? बिल्कुल नहीं। तो फिर अभियोजन पक्ष यानी राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया? दस्तावेजों में लिखा है कि सरकार का तर्क बहुत ही अजीब था। हाँ, सरकार का कहना था कि चूंकि बहराम खुर्शीद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब नहीं बल्कि दवा पी थी, तो ये साबित करने का पूरा बोझ यानी बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन्हीं पर होना चाहिए। मतलब सरकार का कहना था कि अगर आरोपी खुद मजबूती से अपने मौलिक अधिकार का हवाला देकर बचाव नहीं कर रहा है, तो अदालत को मान लेना चाहिए कि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है। यही तो सरकार का तर्क था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया आपराधिक न्याय प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों पर टिका था। अदालत ने यह तय किया कि किसी भी आपराधिक मामले में यह साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष यानी पुलिस या राज्य की होती है कि आरोपी ने कानून तोड़ा है। अदालत किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए सजा नहीं दे सकती क्योंकि वो अदालत में खड़ा होकर जोर शोर से अपने मौलिक अधिकारों की दुहाई नहीं दे रहा है। एकदम सही। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान की प्रस्तावना और भाग 3 में जो अधिकार निहित हैं, उन्हें कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से खारिज या त्याग नहीं सकता। क्योंकि मौलिक अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें लागू करना राज्य का परम कर्तव्य है।
कोई भी नागरिक ये कहकर राज्य को उसके इस संवैधानिक दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता कि भाई मुझे अपने अधिकार नहीं चाहिए। और इसी सिद्धांत की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा ऐतिहासिक परीक्षा 1959 के बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त मामले में हुई। ओहो, इस मामले के दस्तावेज तो सच में किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसे लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। ये 1948 का समय था जब भारत सरकार ने कर चोरी से निपटने के लिए एक इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन का गठन किया था। इस आयोग ने बशेश्वर नाथ के वित्तीय दस्तावेजों की जांच की और ये पाया कि उन्होंने करीब 4,47,000 रुपए की भारी भरकम आय छिपाई है। 1948 के भारत में 4.5 लाख रुपए की रकम की कल्पना करना भी आम आदमी के लिए मुश्किल था। ये एक बहुत बड़ा वित्तीय मामला था। और इसके बाद जो कानूनी सौदेबाजी हुई वो और भी हैरान करने वाली थी। हाँ, जांच के परिणामों से घबराकर 1954 में बशेश्वर नाथ ने जांच अधिनियम 1947 के तहत सरकार के साथ एक सेटलमेंट या समझौता कर लिया। उन्होंने लिखित में ये सहमति दी कि वे टैक्स और पेनल्टी के रूप में 3.5 लाख रुपए हर महीने की किश्तों में चुकाएंगे। सरकार भी इस समझौते के लिए राजी हो गई और सब कुछ कानूनी रूप से तय हो गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 1955 में तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने MCT मुथैया बनाम आयकर आयुक्त नाम के एक बिल्कुल अलग मामले में अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में क्या हुआ? इस फैसले में कोर्ट ने यह घोषित कर दिया कि जिस जांच अधिनियम के तहत बशेश्वर नाथ जैसे मामले जांच आयोग को भेजे गए थे, वो कानून ही संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है। ये तो बहुत बड़ा फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि इस विशेष अधिनियम की प्रक्रिया सामान्य आयकर अधिनियम की तुलना में करदाताओं के लिए बहुत ज्यादा कठोर और भेदभावपूर्ण थी, इसलिए उसे असंवैधानिक और शून्य करार दे दिया गया। तो जैसे ही ये खबर बशेश्वर नाथ तक पहुंची होगी, उन्होंने तुरंत जांच आयोग को एक पत्र लिखा। उनका तर्क बहुत सीधा था। जिस कानून के तहत उन पर दबाव डालकर 3.5 लाख रुपए का सेटलमेंट करवाया गया है, वो कानून ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर कानूनी घोषित हो चुका है। तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे? हाँ, लेकिन सरकार ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और ये पूरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल ने एक बहुत ही चतुर और मजबूत कानूनी तर्क पेश किया। क्या तर्क था वो? उन्होंने कहा कि देखिए, बशेश्वर नाथ के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी। उन्होंने स्वेच्छा से, पूरी समझदारी के साथ और अपनी मर्जी से सरकार के साथ वो समझौता किया था। अटॉर्नी जनरल का तर्क था कि चूंकि बशेश्वर नाथ ने खुद समझौता किया था, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 14 के तहत मिले अपने समानता के अधिकार को खुद ही छोड़ दिया है। मतलब उन्होंने अपना अधिकार वेव कर दिया। हाँ, और सरकार का कहना था कि एक बार अधिकार छोड़ने के बाद वे वापस आकर ये शिकायत नहीं कर सकते कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। लेकिन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SR दास और उनकी बेंच ने इस मामले की जो सुनवाई की, वो आज भी भारतीय न्याय व्यवस्था में एक मील का पत्थर है। दस्तावेजों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश दास ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 14 सिर्फ एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार नहीं है जिसे कोई भी यूं ही छोड़ दे। ये राज्य पर संविधान द्वारा थोपा गया एक स्पष्ट दायित्व है। इस फैसले की वैचारिक गहराई को समझना बहुत जरूरी है। संविधान राज्य को एक कड़ा आदेश देता है कि वो भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। और अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो भेदभावपूर्ण है, तो राज्य सीधे तौर पर अपना संवैधानिक कर्तव्य तोड़ रहा है। बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक सरकार से ये नहीं कह सकता कि मैं आपको संविधान तोड़ने की इजाजत देता हूं, आप मेरे साथ भेदभाव कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई कि राज्य ये तर्क दे कि संविधान ने मुझे समानता देने को कहा था, लेकिन नागरिक ने खुद कहा कि उसे कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझकर भेदभाव किया। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और इसी ऐतिहासिक फैसले में जस्टिस NH भगवती और जस्टिस के सुब्बाराव ने जो अलग से अपनी राय जोड़ी, वो इस फैसले की असली आत्मा है। हाँ, दस्तावेजों में उनके फैसले के वे अंश बहुत गहराई लिए हुए हैं, जहां वे भारत में गरीबी, निरक्षरता और पिछड़ेपन का जिक्र करते हैं। उन्होंने महज कानूनी किताबों के परे जाकर भारत की जमीनी हकीकत का विश्लेषण किया। जस्टिस सुब्बाराव का विश्लेषण 1950 के दशक के भारत की एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित है, उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का पूरा ज्ञान भी नहीं है, और दूसरी तरफ राज्य के पास असीमित शक्तियां हैं। दोनों के बीच ताकत का एक बहुत बड़ा असंतुलन है। बिल्कुल।
अगर भारतीय न्याय प्रणाली ने अधिकार त्यागने के इस अमेरिकी सिद्धांत को मान लिया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। शक्तिशाली संस्थाएं या पुलिस और सरकार के अधिकारी आम नागरिकों पर दबाव डालकर, उन्हें डराकर या गुमराह करके आसानी से उनके मौलिक अधिकार छिनवा लेंगे और बाद में कहेंगे कि इन्होंने तो खुद ही अपने अधिकार छोड़े थे। वही तो। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर मौलिक अधिकारों को इतना कठोर बनाया है ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही दबाव में क्यों ना हो, अपने मूल अधिकारों का सौदा न कर सके। इस वैचारिक सुरक्षा को 1985 के ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में एक बार फिर परखा गया था। ओल्गा टेलिस केस बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले के दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे बॉम्बे की सड़कों और फुटपाथ पर रहने वाले बेघर लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के दबाव में आकर लिखित में एक अंडरटेकिंग दे दी थी। जी, भारत में अपने किसी भी अधिकार का दावा नहीं करेंगे। ये मामला उस मजबूरी और ताकत के असंतुलन का सबसे बड़ा प्रमाण था जिसकी बात जस्टिस सुब्बा राव ने बशेश्वर नाथ केस में की थी। जब नगर निगम के बुलडोजर झोपड़ियां तोड़ने पहुंचे तो वे बेघर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का हवाला दिया, जिसमें आजीविका और आश्रय का अधिकार भी शामिल माना जाता है। और नगर निगम का तर्क वही पुराना था, इन्होंने तो लिखित में अपने अधिकार छोड़ दिए हैं, अब ये अदालत कैसे आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी एक सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के खिलाफ कोई एस्टोपेल नहीं हो सकता। एस्टोपेल यानी वो कानूनी सिद्धांत जो किसी व्यक्ति को अपने पहले दिए गए बयान से मुकरने से रोकता है। हाँ, तो अदालत ने कहा कि जब बात मौलिक अधिकारों की हो तो कोई भी कागज या लिखित समझौता मायने नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता या संवैधानिक अधिकारों का सौदा यानी बार्टर अवे नहीं कर सकता। भले ही उन्होंने लिखित में दिया हो, उनका जीवन का अधिकार उनसे छीना नहीं जा सकता। तो इन तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और कानूनी बहसों का ये जो हमने गहन अध्ययन किया, ये एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 13 एक ऐसी अभेद्य ढाल है जो राज्य को मनमानी करने से रोकती है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि कानूनों की समीक्षा तार्किक तरीके से हो और सिर्फ असंवैधानिक हिस्सों को हटाया जाए। और ग्रहण का सिद्धांत उन कानूनों को सुप्त अवस्था में सुरक्षित रखता है जो भविष्य में काम आ सकते हैं। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, अधिकार त्याग का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता। भारतीय नागरिक चाहकर भी अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकते। बशेश्वर नाथ और ओल्गा टेलिस जैसे मामलों ने ये साबित कर दिया है कि हमारा संविधान हमें खुद हमारी ही अज्ञानता, मजबूरी या गलत फैसलों से भी बचाता है। ये सच में भारतीय संविधान की बहुत ही अनूठी और दूरदर्शी विशेषता है। और इस पूरे कानूनी विश्लेषण के अंत में मैं लोगों के सामने एक बहुत ही प्रासंगिक और विचारोत्तेजक सवाल रखना चाहूंगा जो सीधे हमारे आज की युग से जुड़ा है। बिल्कुल, बताइए। आज हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं। हर दिन जब कोई नया ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है तो सामने एक लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस का पन्ना आता है। अधिकांश लोग बिना एक भी लाइन पढ़े आई एग्री के बॉक्स पर टिक कर देते हैं। ये तो हम सभी करते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या अनजाने में निजता के मौलिक अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को त्यागने की कोशिश की जा रही है? जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किसी नागरिक को खुद त्यागने की इजाजत नहीं देता, क्या वे अधिकार अनजाने में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के हाथों बेचे जा रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में भारत का संविधान और उसकी न्यायपालिका इन बड़ी टेक कंपनियों के इन डिजिटल अनुबंधों के खिलाफ भी वैसी ही मजबूत ढाल बनकर खड़ी हो सकेगी जैसी वो बशेश्वर नाथ और ओल्गा टेलिस के मामले में खुद सरकार के खिलाफ खड़ी हुई थी? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो कानूनी विशेषज्ञों और आम समाज दोनों को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन अध्ययन का हम समापन करते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण इन जटिल कानूनी सिद्धांतों की एक नई और गहरी समझ प्रदान करने में सफल रहा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।